हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद साधविका। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के पहले चैप्टर में, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इस द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले ज़रूरी है कि उनसे पहले दिए गए जो साइंटिस्ट हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में पढ़ने बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं इनका बायोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा है। इन्होंने सबसे पहले इनका कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने क्या क्या किया। हिज रिसर्च इन स्पेनिश, ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी। इसमें जो ऑर्निथोलॉजी होता है, इसका मतलब होता है हम इसमें स्टडी करते हैं किसके, पंछियों के बारे में स्टडी करते हैं। ये कुछ पक्षी नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ, इसमें स्टडी किया जाता है पक्षियों या बर्ड्स के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है। उन्होंने टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन एंड सिस्टमैटिक्स, इन सभी के ऊपर अपना रिसर्च किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट ये इसलिए माना जाते हैं क्योंकि इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के बारे में बताया था कि जो स्पीसीज़ होते हैं उनका ओरिजिन कैसे कैसे होता है और कहाँ से ये जो स्पीसीज़ होते हैं आए हैं। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो अर्नेस्ट मेयर हैं, इन्होंने टर्म दिया था, द टर्म इकोसिस्टम। जो टर्म इकोसिस्टम है, इट वाज गिवन बाय द अर्नेस्ट मेयर ने इसे दिया था। ठीक है। अर्नेस्ट मेयर ने, आपको पता चल गया, अर्नेस्ट मेयर ने इकोसिस्टम टर्म दिया था। ठीक है। और दो चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, एक तो इकोलॉजी और दूसरा इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम टर्म है ये आपका दिया गया था। जो इकोसिस्टम टर्म है ये दिया गया था अर्नेस्ट मेयर के द्वारा। और जो इकोलॉजी टर्म होता है इसको दिया था एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है हैकल। ठीक है। ऐसे कैसे आप याद कर सकते हैं, इसे याद करने का अच्छा तरीका है कि इकोलॉजी में एल आ रहा है, तो एल आ रहा है, और किस साइंटिस्ट में एल आ रहा है, ये हैकल में एल आ रहा है। ठीक है। इससे आपने इसको याद कर लिया। दूसरा, इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं कि अर्नेस्ट का टी आ रहा है, वैसे इकोसिस्टम में टी आ रहा है, वैसे अर्नेस्ट में भी टी आ रहा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इकोलॉजी को हैकल ने दिया था, और इकोसिस्टम का जो टर्म है, ठीक है, वर्ड जो है टर्म, इस इकोलॉजी शब्द को किसने दिया था, इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था इनके बारे में पढ़ना। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। व्हाट इज़ लिविंग होते क्या हैं। देखिए, इस एनसीईआरटी में सबसे पहले देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ग्रोथ हो सकता है, रिप्रोडक्शन होता है, एबिलिटी हो सकता है, किसी इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। ठीक है। और एक सुटेबल रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इंटरेक्ट कर सकते हैं विद इमर्ज टू द लिस्ट। ठीक है। तो इसी क्रम में सबसे पहले देखा गया है, ये जो डार्क से दिखाया जा रहा है इसके बारे में ही आगे बताया जा रहा है कि हो क्या रहा है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या बताया गया है ये ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसका मतलब कि देखिए, ग्रोथ होना, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं कि नहीं। ठीक है। इसमें बात हो रही है कि मास में इंक्रीज़ होना या नंबर में इंक्रीज़ होना। अगर इन दोनों चीज़ों में इंक्रीजमेंट चल रही है तो हाँ, वो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है। मास में इंक्रीज़ होने का मतलब एक तरीके के पूरे छोटे छोटे, जैसे ह्यूमंस में बात करें तो छोटे छोटे सेल्स का अगर निर्माण हो रहा है,
ठीक है। अ बंच ऑफ मास बन गया, अ बंच ऑफ सेल, सॉरी, अ बंच ऑफ सेल, इसका न्यूक्लियस समझ लीजिए, छोटे छोटे न्यूक्लियस। अ बंच ऑफ सेल्स बन गया, तो इससे भी इंक्रीज़ हो गया, या फिर इंक्रीज़ इन नंबर, इंक्रीज़ इन नंबर मतलब सेल्स के नंबर बढ़ गए, ठीक है, सेल्स के नंबर बढ़ गए। सेल्स जो होता है डिवाइड करता है, डिवीज़न माइटोसिस के थ्रू, या आपका माइटोसिस के थ्रू बना लिया, या इसके अलावा मियोसिस के दौरान 1 से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, सेल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो मास में इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये देखना है कि क्या ये लिविंग में भी होता है, क्या ये नॉन लिविंग में भी होता है। तो हाँ, ये नॉन लिविंग में भी होता है। क्यों कहा जा रहा है नॉन लिविंग में होना है? क्योंकि मान लीजिए एक पत्थर है, ऐसे पत्थर है, ठीक है, इस पत्थर के ऊपर कभी धूल मिट्टी आने से, गिरने से, ऐसे धूल मिट्टी इस पर गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी के कण गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसे करते रहने से एक ऐसा समय आएगा कि ये थोड़ा बंच, जो इसमें धूल मिट्टी के कण होंगे वो बंच हो जाएंगे, मतलब बंच के रूप में आएंगे, ठीक है। और इसको, और जो पत्थर होगा वो इसको ऑब्जॉर्व कर लेगा और एक थोड़ा ऊंचा संरचना बना लेगा इसको ऑब्जॉर्व करते हुए, तो इसके जो मास है वो बढ़ गया ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि मास में इंक्रीजमेंट हो गया इसके। तो अब ये भी शो कर रहा है ग्रोथ फेज़ को, ये भी शो कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एकदम फुल्ली प्रॉपर्टी होती है, ऐसा नहीं बता सकते हम इसमें। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर टू इन कैरेक्टर ऑफ द ग्रोथ। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन इन प्लांट। This growth by cell division occurs continuously through their lifespan. In animals, this growth is seen only up to the certain age. कुछ एज तक ही एनिमल्स में दिखता है, लेकिन जो सेल डिवीजन occurs in the certain tissue of the replaced lost cell. कभी कभी कोई सेल्स ख़राब होने लगती है या हमें चोट लग जाती है, तो उसका भी, उस सेल्स का रिपेयर होता है, वो सेल्स, वो भी डिवीज़न से होता है, ठीक है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोन बाय सेल डिवीज़न। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल डिवीज़न उनके अंदर होता है, जो एक कोश की होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए अमीबा हो गया आपका, ठीक है, ये भी ग्रो करते हैं, सेल डिवाइड होती है इनकी, एक और अमीबा बन गया, छोटा अमीबा, डॉटर अमीबी बन गया, ये दोनों, ठीक है। इस तरीके से ये बनता है। अब आते हैं, वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपल काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स। इन विट्रो कल्चर मतलब हम सेल्स से बाहर, हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं इसमें कि सेल्स में डिवीज़न हो रहा है कि नहीं। हम उसे केमिकल डाल के भी देख सकते हैं, या जल्दी उस प्रोसेस को कराने के लिए, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। वन most remember that increase in body mass is considered as a growth. non living object also grow। देखिए मैंने बताया था ना, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं also grow। if we take increase in a body mass as a criterion for growth, ठीक है, अगर हम बॉडी मास में इंक्रीजमेंट को लेकर चल रहे हैं तो उस पत्थर के ऊपर भी जो इंक्रीज़ हो रहा था, और वो पत्थर, वो बड़ा पत्थर में, वो चट्टान जो थी वो बड़े से चट्टान में बदल जा रही थी, है ना, उस पर धूल मिट्टी जमते जा रहा था इस वजह से, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, हाउ एवर दिस काइंड ऑफ द ग्रोथ एक्सिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय इन एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इन फ्रॉम इनसाइड growth therefore cannot be taken as the defined property of a living organism. Condition under which it take be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that is the character of the living system. A dead organism does not grow. अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति है तो वो तो ग्रोथ करेगा नहीं, ठीक है ना, जो डेड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करेगा। दूसरा है रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन तो ये देखना है लिविंग में होता है और नॉन लिविंग में होता है। लिविंग में भाई होता है, लिविंग में तो होते हैं, ठीक है, चाहे वो ए सेलुलर हो, ठीक है, या मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, दोनों में ही ग्रोथ देखने को मिलती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी पॉसेस फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू द ऑफ पेरेंट, ठीक है।
ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन होता है, जैसे फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजिली इट्स स्पोर। कोई फंगस अपने स्पोर को फैलाते हैं और इस स्पोर से, ठीक है, अगर मेल वाला स्पोर दे रहा है तो मेल वाले से स्पोर बनेगा, फीमेल से जो बन रहा है वो फीमेल वाला स्पोर बनेगा, और ये फीमेल स्पोर जो है वो आगे चल के अगर कंबाइंड हो जाएंगे तो कंबाइंड होकर एक जाइगोट बनाएंगे और इससे एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट आगे चल के डेवलप्ड होगा, ठीक है। इसी तरीके से ईस्ट में एंड हाइड्रा में भी इसी तरीके से देखने को मिलता है। हाइड्रा में तो बर्डिंग होती है। बर्डिंग मतलब क्या होता है कि कोई एक बॉडी का, ये हाइड्रा है, मान लीजिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा के इस बॉडी का जो पार्ट है ये थोड़ा सा आउटग्रोथ शो करेगा और फिर आगे बढ़ के ये आउटग्रोथ जो है वो बॉडी से अलग होना शुरू करेगा, और इसमें भी सेम टू सेम उसी की तरह स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाएंगे। फिर ये धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होगा एंड एट द लास्ट स्टेज इट विल बी डीअटैच्ड फ्रॉम इट्स पेरेंट। अब इस तरीके से वो दो बन गया ना। तो इस तरीके से प्लानेरिया में भी डिवीज़न होता है। और बात करते हैं, ये हमने बताया था हाइड्रा में, ठीक है ना। प्लानेरिया में हमने रीजनरेशन देखा था कि अगर प्लानेरिया का छोटा सा भी पार्ट, अगर प्लानेरिया में छोटा सा भी पार्ट अगर उसका कट जाता है तो उसके द्वारा, उस छोटे से पार्ट के द्वारा एक नया प्लानेरिया का जन्म हो सकता है और वो बन सकता है। इसी को रीजनरेशन प्रोसेस कहते हैं। रीजनरेशन, खुद को बनाना दोबारा से। द फंगी, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें बताया जा रहा है किस तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन। When it comes to the unicellular organism like bacteria, unicellular algae, amoeba, reproduction is a synonyms with growth, मतलब increase in a number of cell. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single cell organism, we are not very clear about uses of these two terms, growth and reproduction. तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन, देखिए, hence reproduction is also cannot be in all inclusive defining character of a living organism. Of course, no non-living object is capable of reproduce or replicate by itself, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको क्यों नहीं कंसिडर किया गया, इसे इसलिए नहीं कंसिडर किया गया, कुछ ऐसे म्यूल्स होते हैं और स्टेराइल वर्कर भी होते हैं ना, कुछ खच्चर, जैसे घोड़े की कुछ प्रजाति। देखिए खच्चर जो होते हैं उनको ढोने का काम, उनसे हम ढोने का काम करवाते हैं। और कुछ बीज होती हैं, बीज, ठीक है। वो जो बीज होती हैं, ये मैंने बीज बनाने की कोशिश की है। कुछ स्टेराइल बीज होती हैं। ये बीज के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर क्षमता नहीं होती है कि रिप्रोड्यूस करके बेबी को प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो ये स्टेराइल होती हैं। तो ये मेन फंक्शन इसमें बताया जा रहा है कि इस वजह से ये भी एक कारण है कि इसको हम लोग लिविंग कैरेक्टर को शो नहीं करने देते। रिप्रोडक्शन जो होता है वो लिविंग में तो होता है लेकिन नॉन लिविंग में भी होता है। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होने वाला मेन कैरेक्टर है। तो हम लोग ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सा मेन कैरेक्टर है जो कि लिविंग में चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म कोई भी कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, बच्चों लोग देखिए इतना हो गया। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस को ही बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब शरीर के अंदर जो रिएक्शन चल रही हैं उस रिएक्शन के ज़रिए हमें एनर्जी भी मिल रही है। मेटाबॉलिज्म से हमारा जो टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन रहता है। बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, वो मेंटेन रहता है। कितना होता है बॉडी टेम्परेचर? बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं इसमें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल। दिस केमिकल स्मॉल एंड बिग, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एटसेट्रा आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मतलब इट
इट बी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, 3 चीज़ हो सकते हैं, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स में। लेकिन मेन रूप से जो मैंने बताया, जो प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट बताया, ये तो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन किस तरीके के हैं, मैक्रो टाइप के हैं, माइक्रो में नहीं आते हैं, मैक्रो में आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन, दिस कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. By their unicellular or multicellular, all plants, animals, fungi और microbes exhibited metabolism. सभी के अंदर होता है, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, सभी के अंदर होता है, ठीक है। The sum total of the all chemical reaction occurring in the body is metabolism. No non-living object exhibit metabolism. कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर सकता है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी डेमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम। जहाँ सेल्स नहीं हो, हम विट्रो वाले कंडीशन में इसे दिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी दिख सकता है मेटाबॉलिज्म। बाहर कर रहे हैं, शरीर के बाहर किसी सेल फ्री सिस्टम में, ठीक है, सिर्फ केमिकल को लेकर कर रहे हैं, सेल फ्री सिस्टम है, यानी कि सेल नहीं है। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब is neither living nor non-living. Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but surely living reaction. लिविंग रिएक्शन तो हो रही है, क्योंकि ये रिएक्शन लिविंग के अंदर हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस रिएक्शन के जरिए ये मान लेंगे कि हाँ ये लिविंग थिंग है, ऐसा कुछ नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। हैंस अतः सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। एक हमें मिला मेटाबॉलिज्म वाला, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, सेल जिससे हम मिलकर बने हैं, वो चीज़ बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surrounding. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हम अपने सराउंडिंग को महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं। लिविंग चीज़ तो बिल्कुल अपने सराउंडिंग को महसूस कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ना तो महसूस कर सकते हैं ना तो इसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं। ये जो सन होता है, इसके सन जो होता है इसके रिस्पॉन्स को देते हैं और क्या बनाते हैं, ये अपना फूड बनाते हैं, C6H12O6 के फॉर्म में बनाते हैं ये अपना भोजन, ठीक है। तो इस नज़रिए से हम कह सकते हैं कि ऑल प्लांट्स आर लिविंग, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंसेस, ठीक है। सेंसेस ऑर्गन, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट के, वाटर को, टेम्परेचर को और पॉल्यूटेंट्स को भी। पॉल्यूटेंट्स बोला जा रहा है, जैसे लाइकेन जो होता है, जो लाइकेन होते हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं दो चीज़ों का। किन दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन होते हैं? ये होते हैं एल्गी का एंड फंगस का कॉम्बिनेशन होते हैं, जिनमें ये दोनों चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें फंगस जो होता है, एल्गी तो भोजन बना के इनको देता है, और फंगस जो होते हैं, जो फंगस का क्या काम होता है, किस पे रहते हैं, ये रहते हैं आपका जो डेड डिकेइंग मटेरियल से जो भोजन मिलता है वो इनको देते रहते हैं, ठीक है। मतलब जो मिनरल्स हो गए, जो वाटर हो गए, ये सब फंगस मिल जाता है, और एल्गी जो भोजन बनाता है सन के ज़रिए वो फंगस को मिलता रहता है। इस तरह दोनों आपस में साथ में मिलकर बने रहते हैं। और लाइकेन जो होता है वो जहाँ पॉल्यूटेंट्स होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वहाँ कभी नहीं उगते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कैन सेंस द रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल क्यूज। फोटो पीरियड अफेक्ट्स reproduction in seasonal breed both plant and animal. All organisms handle chemical entering their bodies. All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself. ठीक है, मतलब अपने कॉन्शियसनेस में चल रहा है। ह्यूमन जो है हैज़ अ सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। दो चीज़ें में पता चल गई, एक तो आपका कॉन्शियसनेस और एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफ़ाइन कर रही है पूरी तरीके से कि हाँ सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन बीइंग इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। वी ऑब्जर्व द पेशेंट लाइंग इन द कोमा, जो कोमा में पेशेंट पड़े हैं, ठीक है, वर्चुअली सपोर्टेड बाय मैकेनिक्स विच रिप्लेस supported by machines which replaced heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. अगर ब्रेन डेड हो चुका है, ब्रेन डेड होने का मतलब ब्रेन तक कोई सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है, ब्रेन डेड हो चुका है, तब तो आदमी मरा हुआ पूरी तरीके से कहा जाएगा, तब वो अपने कॉन्शियसनेस में नहीं है, ठीक है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, जो कोमा में जा चुके हैं। एक्चुअली अगर उनके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचना बंद हो चुका है, अगर वो सिग्नल नहीं दे पा रहे हैं ब्रेन को, तो हम उन्हें कॉन्शियसनेस में नहीं रखेंगे, ठीक है, तब वो अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस में नहीं रहेंगे, ठीक है। इन हायर क्लास यू विल कम टू नो दैट द ऑल लिविंग फिनोमेना ड्यू टू द अंडरलाइन इंटरेक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द constituent cells but arises as a result of interaction among the constituent cells, ठीक है। Similarly, properties of the cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelle but arises as a result of interaction among the molecular component comprising the organelle. These interactions result in emerged properties at the higher level of the organization. This phenomena is true in the hierarchy of the organizational complexity at ऑल लेवल। हायरार्की क्या होता है बच्चों? देखिए, हायरार्की कहने का मतलब है हम किसी क्रम से एक क्रम को फॉलो कर, एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जा रहे हैं, उसे हायरार्की कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जब हम क्लास का डिवीज़न करते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन निकालते हैं, तो हम लोग किंगडम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है, किंगडम, फाइलम हम लोग एनिमल के केस में, डिवीज़न हम लोग प्लांट के केस में लिखते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीसीज। तो इस तरीके से हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ गए, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ गए, हम लोग ने एक हायरार्की को फॉलो किया, ऐसे, इसी को बोलते हैं हायरार्की, ठीक है। एक निश्चित क्रम, एक छोटे से बड़े की तरफ हम लोग जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ हायरार्की। देयरफॉर वी कैन से दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेट करने में सक्षम होते हैं, इवॉल्विंग में सक्षम होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्शन सिस्टम कैपेबल और रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। All living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing of the common genetic material, but to varying degrees, ठीक है। कॉमन जेनेटिक मटेरियल बोले या कॉमन जेनेटिक पूल बोले, इसका मतलब ये है कि जो भी जीव हम देख रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से पुराने जीव से मेल खाते आ रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जो इंसान है, ठीक है ना, इनका विकास पूर्व बंदरों से ही हुआ है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा हुआ है, तो किसी न किसी कोई ना कोई लक्षण हमारे ऐसे हैं जो उनसे मेल खाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हाँ, हम एक विकास के दौर में आगे बढ़े हैं, तो एक छोटी चीज़ों से शुरुआत होते हुए आगे की तरफ गए हैं। तो अभी के लिए इतना। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।